आज की कहानी है मैला आंचल। 30 साल कम नहीं होते, मानो जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। एक दिन काशी की सीढ़ियों से उतर रही थी कि मेरी नज़र एक महिला पर पड़ी। चेहरा जाना पहचाना सा लगा। सफ़ेद गंदी सी साड़ी में लिपटी वह महिला कौन हो सकती है? मैंने याददाश्त पर जोर डाला। मम्मी, क्या सोच रही हो? मेरे बेटे ने टोका, जो बनारस में ही नौकरी करता था। उसी के आग्रह पर कभी कभार काशी दर्शन के लिए आ जाती थी। वह मुझे शिवपाल चाचा की बहू लगी। शिवपाल की बहू यानी रमेश भैया की पत्नी। कभी सुना था कि शिवपाल चाचा ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया था। वजह क्या थी, ये साफ साफ पता नहीं चला। वैसे भी शिवपाल चाचा के परिवार से हम लोगों की अनबन थी। वह हमारे घर से थोड़ी दूर अपना मकान बनवा कर रहते थे। हम लोग सिर्फ शादी ब्याह में ही उनके यहाँ जाते थे। रमेश की शादी हुई तब मेरी उम्र 16 साल की थी। रमेश की बहू का नाम शालिनी था। पट्टेदारों के आपसी झगड़े से मुझे क्या लेना देना। वह रिश्ते में मेरी भाभी थी। इसीलिए जब शालिनी भाभी से मेरी पहली मुलाकात हुई तब मैं कुछ ज़्यादा ही उल्लासित थी। उम्र ही ऐसी थी। शालिनी भाभी घूंघट लिए अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर आंगन में विवाह के गीत गाए जा रहे थे। सारे लोगों की गतिविधियां बाहर थीं। लिहाजा मुझे मौका मिला। मैं चुपके से उनके कमरे में आई, पर्दा हटाया। भाभी चौकन्नी हुई। वे उठने लगीं। भाभी, आपको उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी सास थोड़े ही हूँ, आपकी छोटी ननद लाजो। हंसते हुए वह उनके पास आई। उन्होंने अपने सिर से घूंघट का पल्लू हल्का सा सरकाया। उनका चेहरा देखकर तो मैं ठगी सी रह गई, मानो आसमान से चांद उतर आया हो। गोरी चिट्टी, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह सुर्ख होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, सधे हुए दंत पंक्ति। मैं उनका रूप देखकर चकित रह गई। सोचने लगी, कहाँ से शिवपाल चाचा ऐसी रूपवती बहू खोज लाए। रमेश भैया ना इतने गुणी, ना देखने लायक और ना ज्यादा पढ़े लिखे। गांव में 50 बीघा जमीन थी, उसकी देखभाल करते। शिवपाल चाचा दबंग थे, इसलिए कोई भी उनके सामने आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं रखता था। शालिनी भाभी किसकी पसंद थी? किसने जन्नत की हूर सी बेटी को रमेश के पल्लू से बांध दिया? बहरहाल ये सब बातें मैंने गांव वालों से सुनी थी, आज प्रत्यक्ष देख भी लिया। भाभी, आज आप बिल्कुल चांद जैसी लग रही हैं। ये सुनकर वह शर्मा गई। मैं भी मुस्कुराए बिना न रह सकी। सामान्य परिचय के बाद हम दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा, फिर अपने घर लौट आई। उसके बाद अचानक क्या हुआ, महज 6 महीने बाद शालिनी भाभी अपने मैके चली गईं। फिर वे दोबारा लौटकर नहीं आई। लोग तरह तरह की बातें करते। अब सच क्या है, यह तो वही जाने। रमेश भैया की दूसरी शादी की खबर ने गांव वालों को चौंका दिया। मेरे बाबूजी सुकेश बोले, इस शादी में उसके घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाहिर है बाबूजी के इस फैसले पर किसी ने ऐतराज़ नहीं जताया। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी के औचित्य पर सवालिया निशान समाज बिरादरी वाले हमेशा से उठाते रहे हैं, जो न्यायोचित भी है। कहने को हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारे निजी मामले में लोगों को बोलने का हक नहीं है, मगर ऐसा कोई भी अनैतिक काम जिसका समाज बिरादरी और परिवार पर बुरा असर पड़े तो उसको पूरा हक चाहता है कि उंगलियां उठाएं। शिवपाल चाचा को बताना ही होगा कि वे रमेश भैया की दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं। वहां पर मौजूद एक शख्स ने उठकर पूछा। बांझ थी, इतना खेत जमीन का कौन वारिस होगा, इसलिए दूसरी शादी कर रहे हैं। शिवपाल चाचा ने यही खबर जनमानस में फैला रखी थी, मगर जनमानस इतनी भी मूर्ख नहीं होती कि आप जो कहेंगे वही मान लेगी। सो क्यों कोई ज्यादा माथापच्ची करे। हकीकत एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगी। यह सोचकर लोग चुप बैठ गए। जिन्हें इस शादी में शरीक होना था वे गए, जिन्हें नहीं होना था वे अपनी दुनिया में मगन रहे। एक दिन मेरी भी शादी हो गई। मैं अपने परिवार में व्यस्त हो गई। पहले अक्सर मायके आती थी, पर अब आना जाना कम कर दिया। ऐसे ही मैं एक बार मायके आई तो माँ से शालिनी भाभी का हाल पूछा। माँ बोली, शालिनी का कुछ पता नहीं है, मैके में ही होगी। माँ फिर कुछ सोच कर बोली, रमेश की नई बहू भी खुश नहीं है। आपको कैसे पता?
झाड़ू बुहारन करने वाली बता रही थी। घर में शिवपाल की ही चलती है। मजाल है जो रमेश उनके खिलाफ एक शब्द बोले। अगर वह रमेश से कह दे कि अपनी पत्नी से ना बोले तो वह नहीं बोलता। बेचारी बहू पर क्या बीतती होगी। माँ ने लंबी सांस ली। फिर कुछ रुक कर वे आगे बोली, स्त्री को पति का ही आसरा होता है, मगर वहां तो पति की जगह शिवपाल ने ले रखी है। ये क्या कह रही हो माँ? मैं किंचित लजाई। सुनने में तो यही सब आता है। माँ के कथन पर और आगे कुछ पूछना मुझे उचित न लगा। अब इस तरह के संबंधों की गहराई में उतरना, वह भी माँ के जरिए, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ससुराल आई तो इसका जिक्र अपने पति से किया। वे कहने लगे, औरत के मामले में पुरुष का नजरिया एक जैसा होता है। ये अलग बात है कि जिसके पास विवेक, मर्यादा का भान होता है, वे दायरे में रहते हैं। ऐसे पुरुषों को शरीफ कहा जाता है। क्या आप शरीफ है? कहकर मैं हंसने लगी। तुम्हें क्या लगता है नहीं हूँ? उन्होंने भी दिल लगी की। देखिए जी, बताए देती हूँ, अगर आपके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा सुनने को मिला तो जहर खा लूंगी। मेरी चेतावनी पर वे मुस्कुराए। झूठ झूठी खबर पर भी? झूठ क्यों, आप ऐसे अफसर आने ही ना दें। मेरे ऑफिस में तमाम महिलाएं काम करती हैं। अब अगर किसी से हंस बोल लें तो तुम क्या सोचोगी? कुछ देर सोचकर वह बोली, आपको जो समझ आए करिएगा। मेरी झुंझलाहट साफ झलकने लगी थी। स्त्री ही बदनाम है त्रिया चरित्र के लिए। मुझे तो लगता है कि इस मामले में स्त्रियों को भी पीछे छोड़ दे पुरुष। अनैतिक काम करने वाले हमेशा अंदर से डरे हुए होते हैं, मुंह छुपाते रहते हैं। क्या मैं भी तुमसे मुंह छुपाता हूँ? पुरुषों के लिए क्या कहूँ मैं? बाहर क्या क्या करते होंगे, क्या बताएंगे? निराश भाव से वह बोली, आपको मुझे छोड़कर जिसके पास जाना हो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। यह सुनकर वे जोर से हंस पड़े। वे मेरे करीब आए और बोले, रिसिया गई? क्यों ना रिसियाऊं? कल को आपके दिल में कोई जगह बना ले तो मैं क्या करूंगी? ऐसा नहीं होगा। घर परिवार की चिंता पुरुष को भी होती है। कहकर उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी बाहों की जकड़ किसी सुरक्षा के घेरे से कम नहीं थी। मुझे राहत मिली। ऐसी ही प्यार, मोहब्बत और टकराव के बीच जिंदगी के 30 साल कैसे गुजर गए पता ही न चला। बेटा बहू बनारस में बस गए। उन्हीं से मिलने में कभी कभार आ जाती हूँ। मैं अतीत से लौटी, आगे बढ़कर उस महिला के पास गई। बदल तो वह काफी गई थी, फिर भी इत्मीनान कर लेने में क्या जाता है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैंने पूछा। बिना जवाब दिए उसने नजरें दूसरी तरफ फेर लीं। मम्मी, कहाँ आप फिजूल के चक्कर में पड़ गई हैं? यह देखकर मेरे बेटे को कोफ्त हुई। मेरे बेटे का स्वर उस महिला के कानों पर पड़ा। उससे रहा ना गया। बेटा, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। एक औरत के साथ तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि वह पुरुषों के समाज में जीती है। इतनी सार गर्भित बात सुनकर मैं सकते में आ गई। निश्चय ही यह महिला किसी भले परिवार की होगी। मेरा विश्वास प्रबल हो गया कि यही शालिनी भाभी होगी। आप शिवपाल चाचा की बहू शालिनी तो नहीं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते भावों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। उसने नजरें नीची कर लीं। आसपास खड़े लोगों के लिए मैं जिज्ञासा का विषय बन गई। मेरे बेटे बहू को यह हरकत नागवार लग रही थी। मगर मैंने शालिनी भाभी को करीब से जाना था, इसीलिए मुझे उनका मोह था। नए जमाने के बेटे बहू को इससे क्या लेना देना? वैसे भी आजकल के बच्चे प्रैक्टिकल हो गए हैं। वे भावनाओं में नहीं बहते। एक हम ही थे जो अब भी भावनाओं के भंवर में फंसे हुए थे। ख्याल जो पुराने थे। उसकी चुप्पी से साफ जाहिर हो रहा था कि उसके मन में कुछ चल रहा था। यही कि अपनी पहचान जाहिर करे या चुप्पी साध ले। पहचान जाहिर करने का मतलब पुराने जख्मों को फिर से हरा करना, जो पीड़ादायक होगा। क्षणांश इंतजारी के बाद जब उसने अपना मुंह नहीं खोला तो मैंने चलने का मन बना लिया। अगर आप शालिनी भाभी हैं तो मुझे आपको इस स्थिति में देखकर भारी कष्ट है, कहकर मैं आगे बढ़ गई। सुनो, मैं 2-3 कदम ही चली थी कि उस महिला ने आवाज देकर रोका। मैं सहर्ष पीछे की ओर मुड़ी। मेरा अनुमान सही था। मैं उसके पास आई तब तक अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा भाभी, मुख्य सड़क पर चलते हैं।
भाभी के संबोधन पर मैं भाव विभोर हो गई। उसने अपना कटोरा उठाया। कटोरा यहीं छोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यही मेरी रोजी रोटी है। फिलहाल तो आप इसे यहीं छोड़िए। मेरे आग्रह को उन्होंने मान किया। थोड़ी दूर मेरी कार खड़ी थी। कहाँ ले जा रही हो बिट्टू? उनका इतना कहना था कि एक क्षण के लिए मैं अपने बचपन में खो गई। अरसा गुजर गया, अब तो कोई बचा ही नहीं है जो मुझे इस नाम से पुकारे। कुछ पल के लिए मैं फिर से वही अलहड़ लापरवाह किशोरी बन गई। कहाँ खो गई मम्मी? बेटे के कहने के साथ मैं अतीत से उभरी। मैंने बिना देरी किए शालिनी भाभी को कार में बैठने के लिए कहा। वह हिचकिचाईं। मैंने कहा, आपके और हमारे बीच एक गहरा रिश्ता है। मैं रिश्तों के आगे धन दौलत को अहमियत नहीं देती। आप मेरी भाभी हैं, इसीलिए मेरा आपसे सादर आग्रह है कि आप मेरे घर चलें। मेरे आग्रह को वे टाल ना सकीं। रास्ते भर हम मूक बने रहे। निश्चय ही शालिनी भाभी सहज नहीं थीं। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे। मैंने चोर नज़रों से देखा। कितना बदल चुका था शालिनी भाभी का खूबसूरत चेहरा। उनके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। आंखों में पहले जैसा नूर नहीं था। होठों की रंगत गायब थी। कपोलों की लालिमा को मानो ग्रहण लग गया हो। आगे के दांतों ने भी साथ छोड़ दिया था। चेहरे पर आई बेहिसाब सलवटों मानो कितने जख्मों की कहानी कह रहे थे। यह देखकर मेरा मन करुणा से भर गया। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था तो लगा मानो चांद जमी पर उतर आया हो। कितनी खूबसूरत थी शालिनी भाभी। रमेश भैया तो उनके पैर की धूल भी नहीं थे। ऊपर वाले की भी लीला अजीब है। किसी की भी जोड़ी परफेक्ट नहीं बनाते। पति सुंदर तो पत्नी असुंदर, पत्नी सुंदर तो पति असुंदर। लगता है ऊपर वाले ने सोच समझकर ही इस दुनिया को बनाया है। फूल के साथ कांटों को भी रचा ताकि सामंजस्य बना रहे। घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने शालिनी भाभी को नहाने के लिए कहा। नहा धो लेने के बाद मैंने उन्हें पहनने के लिए एक अच्छी सी साड़ी दी। पहले तो उन्होंने मना किया, मगर मेरी जिद के आगे उनकी एक न चली। अब वे कुछ ठीक ठाक लग रही थी। बहू हम दोनों के लिए नाश्ता बनाने में लग गई और मैं उनका दास्ताने हाल जानने में। भाभी अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपकी बदहाली की वजह जान सकती हूँ। मेरे इस प्रश्न पर वे थोड़ी विचलित हुई। एक उनसास के साथ उन्होंने कहना शुरू किया, मैंने ससुराल स्वेच्छा से नहीं छोड़ा, बल्कि अपने ससुर की वजह से छोड़ना पड़ा। पर वे तो कहते थे कि आप बांझ हैं, इसीलिए भगा दिया। सुनकर वे उत्तेजित हो गईं। झूठ, एकदम झूठ। अगले ही पल उन्होंने खुद को संयत किया। क्यों हमेशा से हम ही को दोषी ठहराया जाता है? पुरुष तो पुरुष, औरतें भी मर्दों के साथ खड़ी नजर आती हैं। फिर सच क्या था? मेरी जिज्ञासा बढ़ी। क्या आपको शिवपाल चाचा के चाल चलन की जानकारी थी? चाल चलन में क्या खराबी थी? पत्नी कम उम्र में चल बसी, दो छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने आजन्म विदुर रहने का फैसला लिया तो सिर्फ बच्चों के हित के लिए। पता नहीं सौतेली माँ कैसी होगी। उनके इस फैसले की सारा गांव सराहना करता है। सुनकर शालिनी भाभी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तिर गई। वैसा ही था। शालिनी भाभी ने वैसा पर जोर देकर कहा। मैं समझी नहीं। यह सुनकर मेरा चेहरा बन गया। आपको पता नहीं कि उन्होंने पटना में एक महिला से शादी की थी? जानकर मुझे तीव्र आघात लगा। मुझे उनके चरित्र को लेकर कभी शक शुबा नहीं हुआ। मेरे माँ बाप ने मुझे उनके बारे में जो बताया वही मेरा सामान्य ज्ञान था। कुछ सोचकर मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला? बाद में बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना जानो कि उसका नाम सुंदरी था। वह वाकई में ही बेहद खूबसूरत थी। जब वह पहली बार नौकरी में आई तब सारा महकमा उसका दीवाना हो गया, मगर उसने किसी को घास नहीं डाली। मगर कब तक? नई उम्र की नई उमंग, उमंगों ने हिलोरे मारी तो एक अधिकारी पर दिल आ गया। अधिकारी से उनका रिश्ता बना और वह पेट से हो गई। सुंदरी ने इसकी चर्चा उस अधिकारी से की। हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। सुंदरी परेशान थी। अधिकारी पेशो पेश में पड़ गया। कहते कहते 2 महीने गुजर गए। सुंदरी बेचैन, करे तो क्या करे। एक दिन मौका पाकर सुंदरी अधिकारी के आवास पर आई। वे अकेले रहते थे। आपको मुझसे आज ही कोर्ट मैरिज करनी होगी। सुंदरी बिफर पड़ी।
ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है। अधिकारी ने साफ लफ्जों में ऐसा कह दिया। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। यह जानकर सुंदरी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लगा कि अचेत होकर वह जमीन पर गिर पड़ेगी। उसे अधिकारी ने संभाला। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं कहाँ जाऊं? वह रुआंसी हो गई। वह कहती रही, इतना बड़ा सच छुपाया, क्या जरूरत थी मुझसे संबंध बनाने की? अधिकारी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जाहिर है, औरतों के मामले में पुरुषों की सोच एक जैसी ही होती है। मुफ्त में कोई चलकर आया तो क्या बुरा है उसे भोगने में? ऐसा ही किया उस अधिकारी ने। मैं लोगों के बीच जाऊंगी। तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? मेरी नौकरी जाएगी, हो सकता है जेल भी चला जाऊं, मगर अनचाही औलाद से क्या तुम मुक्त हो पाओगी? उल्टे लोग तुम्ही को चरित्रहीन कहकर बुरी नजरों से देखेंगे। सामाजिक घृणा की परछाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सुनकर सुंदरी की आंखें आईं। स्त्री का प्रेम निश्चल होता है, मगर पुरुष भी इसी भावना से प्रेम करे जरूरी नहीं। आज सुंदरी चली गई। भारी कदमों से चलकर वह अपने घर आई। एक बार जी किया कि आत्महत्या कर ले, मगर पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल आया तो बढ़ते कदम रुक गए। 2 दिन बाद सुंदरी ऑफिस आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। किसी काम में जी नहीं लगा। रह रह कर भविष्य की उसे दुश्चिंता घेर लेती। तब पेट गिराने का जमाना नहीं था और ना ही उतनी उन्नत टेक्नोलॉजी थी। शाम को 4 बजे के आसपास ऑफिस में एक आदमी आया। वहां सुंदरी को खोजते हुए आया। अपने खेतों की पैमाइश के लिए आवेदन दिया था, अब तक कुछ हुआ नहीं। 1 हफ्ते बाद आइएगा, देख लूंगी, सुंदरी ने बेमन से कहा। वह चला गया। अधिकारी से इस बीच सुंदरी ने दूरी बना ली। ऑफिस में चर्चा तो हो ही रही थी, मगर किसी को यह भान नहीं था कि सुंदरी पेट से हो चुकी है। 1 हफ्ते बाद वह आदमी पुनः आया। आप बैठिए, मैं फाइल मंगवाती हूँ। वह आदमी बैठ गया। इस दौरान सुंदरी ने महसूस किया कि उस आदमी की नजरें जब तक उस पर चली जाती हैं। तभी चाय आई। सुंदरी ने उसे चाय ऑफर की। पहले तो उसने मना किया, मगर जब सामने चाय रखी जा चुकी तो मना ना कर सका। मैडम, एक आप हैं जो मेरे काम में दिलचस्पी ले रही हैं, वरना मैं कई बार आ चुका हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। सुंदरी कुछ नहीं बोली। वही आगे कहता रहा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? कर्नाटक की। वहां से यहाँ नौकरी कर रही हैं? पिताजी जमशेदपुर में सरकारी नौकरी करते थे। पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। संयोग से नौकरी पटना में लग गई तो यहाँ रहने लगी। तभी चपरासी आया। मैडम, 2 दिन बाद इन्हें बुलाइएगा, बड़े बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, वे आज नहीं आएंगे। सुंदरी को उसके कथन पर गुस्सा आया, मगर क्या करे, सिस्टम ही ऐसा है। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं काम होने पर आपको बुला लूंगी। सुंदरी की सहृदयता ने उस आदमी का मन मोह लिया। वे खुशी खुशी चला गया। 2 दिन बाद उस आदमी को सुंदरी ने बुलाया। काम हो जाने पर वह काफी खुश था। मैडम, आपको एतराज ना हो तो मैं एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूँ। सुंदरी को अचरज हुआ। वह आगे बोला, मगर यहाँ नहीं, आपके घर पर देना चाहूंगा। सुंदरी के परेशानी पर बल पड़ गए। साफ साफ कहिए, मैं किसी की भेंट स्वीकार नहीं करती। आप परेशान मत होइए, गांव का आदमी हूँ, सोचता हूँ कि आपको अपने गांव का चावल खिलाऊं। यकीन मानिए, बहुत स्वादिष्ट चावल होता है। यह सुनकर सुंदरी को राहत मिली। ठीक है, सुंदरी ने उसे अपने घर का लोकेशन बताया। सुंदरी को वह भला आदमी लगा, वरना इस मामले में वह हमेशा सजग रहती है। एक रविवार को सुंदरी के दरवाजे पर ऑटो रिक्शा रुका। फाटक से झांक कर देखा, वही आदमी था। एक अन्य आदमी ऑटो से एक बोरा उतार रहा था। सुंदरी को समझते देर नहीं लगी कि वह चावल लाया है। उसने मुस्कुराते हुए फाटक खोला। आपने बेकार में कष्ट क्यों किया? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। इसमें कष्ट की क्या बात है? कौन सा मुझे ढोना था? यहाँ तक मेरे घर का नौकर लेकर आया है। कमरे में चावल रखने का निर्देश देने के बाद उस आदमी ने अपने नौकर को बाहर बैठने के लिए कहा और खुद सुंदरी के डाइनिंग रूम में आ गया। कुछ देर बाद सुंदरी चाय लेकर आई। चाय के बीच उस आदमी ने अपना परिचय दिया। भभुआ में मेरा घर है। पत्नी 5 साल पहले गुजर गई। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। रिश्तेदारों ने काफी जोर डाला, मगर दूसरी शादी नहीं की। तत्काल सुंदरी के मन में एक बेमेल समाधान आया।
पुरुषों की कमजोरी को वह अच्छी तरह जानती थी। सुंदरी ने महसूस किया कि उस आदमी ने किसी स्त्री की तरफ देखा ही नहीं। खेत खलिहान से ऊपर उसे कुछ सोचना आया ही नहीं। बस एक रट पकड़ी तो पकड़ी रही। सौतेली माँ न जाने उसके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे। तभी पानी का गिलास थमाते हुए दोनों की उंगलियों का स्पर्श हुआ। उस आदमी की नसों में सिहरन सी दौड़ गई। एक अरसा गुजर गया। इस सेहरन की अनुभूति से लबरेज हुए। वह अभिभूत हो गया। आपके पति नहीं दिख रहे हैं? चाय की चुस्कियों के बीच उस आदमी ने पूछा। सुंदरी मुस्कुराते हुए बोली, अभी शादी नहीं की। कर लीजिए, समय निकल जाएगा। आप करेंगे? इस तरह के प्रस्ताव पर सहसा उसे विश्वास नहीं हुआ। सुंदरी ने उसके मन की थाह ली थी। कहीं ना कहीं वह उससे प्रभावित था। लोहा गर्म था, इसलिए उसने मौका नहीं छोड़ा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। वह गांव का ठेठ इंसान, वहीं सुंदरी शहर की पढ़ी लिखी आकर्षक लड़की। खूबसूरत स्त्री का संसर्ग भला किसे अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ तो सुंदरी जैसी महिला खुद चलकर आई थी। उसका पौरुष बल जोर मारा तो कर ली शादी सुंदरी से। सुंदरी ने एक काम अच्छा किया था, उससे कुछ नहीं छुपाया। अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में उसे सब सच बता दिया। हाँ, उसके पिता का नाम उजागर करना मुनासिब न समझा। उसने जानने की कोशिश भी नहीं की। उसे तो बस सुंदरी की तलब थी। इस तरह सुंदरी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। इस बीच उस अधिकारी ने अपना तबादला करवा लिया। एक तरह से यह अच्छा ही था, वरना जब तक उसकी नजरें उस पर पड़ती तो वह नफरत से भर जाती। सुंदरी का पति उस पर बुरी तरह फिदा था। वह यह भूल गया कि उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उस पर है। अब बता भी दीजिए शालिनी भाभी कि वह आदमी कौन था। मुझसे रहा ना गया। कुछ सोचकर वे बोली, तुम जानना ही चाहती हो तो बता देती हूँ कि शिवराम तुम्हारे चाचा। एकाएक सुनकर मैं सन्न रह गई। वे तो विधुर थे, सिर्फ कहने को। यह मेरे लिए किसी आघात से कम नहीं था। मुझे लगा कि शायद इसी वजह से मेरे माता पिता ने उनसे संबंध सीमित कर लिया था। बहुत हुआ तो शादी ब्याह या किसी फंक्शन में चले गए। मेरे दिल में शिवराम चाचा के प्रति जो आदर सम्मान था वह अब नहीं रहा। जिस चाचा को वह आदरणीय मानती थी वो ऐसे निकले। तभी विचार प्रक्रिया बदली। दोष किसका था, सुंदरी का या शिवराम चाचा का? सुंदरी अपने पाप को उनके गले मरने की चाल न चलती तो भला चाचा को क्या गरज थी। अवसर तो सुंदरी ने उपलब्ध कराया। स्त्री हमेशा से पुरुष की कमजोरी रही है। लाख पुरुष कोशिश कर ले, स्त्री के सौंदर्य के आगे हथियार डाल ही देता है। चाचा ने भरसक कोशिश की होगी, मगर रूप यौवना सुंदरी के आगे उनकी एक न चली होगी। इसके बावजूद मैंने शिवराम चाचा को ही दोषी माना। ऐसा क्या था जो मान मर्यादा, लाज शर्म सब भूल गए, और तो और इस विवाह को हमेशा छुपाए रखा। खुलकर समाज के सामने सुंदरी को अपनाने में हर्ज ही क्या था। शालिनी भाभी आगे बोली, समय सरकता रहा। सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। शिवराम ने उसे पिता का नाम दिया। सुंदरी यही तो चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता बेटी जवान होती गई। इकलौती बेटी होने के कारण वह कुछ ज्यादा जिद्दी हो गई थी। इन सब से तंग आकर उसने उसे शहर से बाहर बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। वहां वह ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। उसका मन पढ़ाई में जरा भी नहीं लगता था। सिर्फ इंटर तक ही पढ़कर घर बैठ गई। सुंदरी को उसकी शादी की फिक्र हुई। ऐसे में शिवराम ने उसकी शादी अपने बेटे रमेश से करने की राय दी। यह अटपटा जरूर लग रहा था, मगर सुंदरी के पास और कोई चारा भी नहीं था। वैसे भी वह कौन सी शिवराम की बेटी थी। रमेश भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर गांव में खेत जमीन ट्रैक्टर कार वगैरह सब था। उसकी बेटी ने ना नुकर किया, मगर सुंदरी नहीं मानी। उसकी शादी रमेश से कर दी गई। इस बेमेल रिश्ते के लिए कैसे सुंदरी का मन माना। मैंने महसूस किया कि इस सवाल पर शालिनी भाभी का चेहरा उतर गया। एक लंबी सांस लेकर वे बोली, माँ बाप बेटी के लिए संबल होते हैं। जब वही साथ छोड़ दें तब वो बेटी वही करेगी जो वह चाहेगी। अकेली औरत के लिए जिंदगी आसान नहीं होती। बेटी ने सोचा होगा कि आज नहीं तो कल माँ नहीं रहेगी, तब किसके सहारे जिंदगी काटेगी।
माँ बाप से विद्रोह करना आसान थोड़े ही होता है। कल को बेटी ने आवेश में कोई ऐसा कदम उठा लिया जिसकी रजामंदी माँ बाप की ना हो, तब वो भी बुरे वक्त में बेटी का साथ छोड़ देंगे। शालिनी भाभी के कथन में सच्चाई थी। आज भी क्या शादी के मामले में बेटी की चलती है? माँ बाप जहाँ चाहते हैं वहीं शादी करके चिंता मुक्त होने में भलाई समझते हैं। दोनों की शादी हो गई। रमेश अपनी नई नवेली पत्नी के साथ खुश था। रमेश में छल कपट जैसी भावना नहीं थी। माँ के असमय चले जाने के कारण वह असुरक्षा और हीन भावना का शिकार था। दूसरी तरफ शिवराम तेज तर्रार था। उसकी अपने बेटे की करतूत नागवार लगती। लगता था कि उसने उसे बचपन से ही काफी डांट टपट कर रखा। इस वजह से उसमें आत्मविश्वास कभी नहीं पनपा। वह आज भी कायम था। शिवराम की एक आवाज पर उसकी घिघी बंध जाती। शादी के एक हफ्ते तो आराम से गुजरे, मगर उसके बाद शिवराम को क्या हो गया? वह रात बरात आकर बहू का दरवाजा खटखटाने लगता। वह उन्हें चैन से सोने नहीं देता। बहू के साथ चौबीसों घंटे सोया रहता है। तुझे अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं है? एक रात शिवराम ने रमेश को डांटा। रमेश दुम दबाकर दूसरे कमरे में चला गया। बहू को खराब लगा। अब पति अपनी पत्नी के साथ नहीं सोएगा तो किसके साथ सोएगा? रमेश का यह भीरू रूप देखकर उसकी पत्नी चिंताग्रस्त हो गई। ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारनी होगी, उसने सोचा। रात काफी हो चुकी थी, लिहाजा मैं शालिनी भाभी को सोने की सलाह देकर खुद उनके बगल वाले बेड पर सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। शालिनी भाभी की सुनाई कहानी मेरे जहन में चलचित्र की भांति तैर रही थी। परंतु एक बात मुझे बार बार कचोटती कि शालिनी भाभी को शिवराम और उसकी बहू बेटे के बारे में इतना सब कैसे पता है? आखिर राज क्या है? सुबह नहा धोकर फिर वही चर्चा चली तो वे बताने लगी। एक शाम शिवराम ने रमेश को शहर में ट्रैक्टर के कुछ पार्ट लेने के लिए भेजा। शाम को 4 बज रहे थे। समय अटपटा था। रमेश बोला, बाबूजी अब जाएंगे तो लौटेंगे कब? कल सुबह चले जाएंगे। नालायक, जैसा कह रहा हूं वैसा ही कर। वहीं बुआ के यहाँ टिक जाना, कोई जल्दी नहीं है। शिवराम के आगे उसकी एक न चली। आखिरकार उसे शहर जाना पड़ा। रात का सन्नाटा। रमेश का छोटा भाई कमलेश अपने कमरे में सो रहा था। पहली बार बहू घर में अकेली थी। जाहिर है मन विचलित था। देर रात नींद नहीं आई। अभी नींद लगी ही थी कि किसी ने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। वह सशंकित हो गई। कौन? बहू, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तुम्हारे पास कोई दवा है? बाहर से ससुर की आवाज आई। ऐसी परिस्थिति में वह मना भी नहीं कर सकती थी। लिहाजा लाइट जलाकर आयोडेक्स को खोजा। जैसे ही दरवाजे की ओट से उसने दवा देने की कोशिश की, शिवराम फुर्ती से अंदर घुस आया। अभी वह संभल भी नहीं पाई थी कि उसने उसे दबोच लिया। बहू सिसकती रही, मगर उसे जरा भी दया नहीं आई। उसके जाने के बाद वह खूब रोई। अब सवाल उठा था कि क्या इस घटना की जानकारी रमेश को दी जाए? क्या रमेश इस पर विश्वास करेगा? अपने पिता के टुकड़ों पर पलने वाला रमेश इतनी आसानी से बहू की बातों में शायद ही आए। यही सोचकर उसने इसकी चर्चा किसी से ना करने की सोची। मगर क्या इससे उसका मन नहीं बढ़ेगा? यही हुआ। शिवराम ने जब दूसरी बार प्रयास करने की कोशिश की तो बहू ने जमकर विरोध किया। उस दिन वह अपने काम में असफल रहा, मगर बहू ने निश्चय कर लिया कि इसकी जानकारी रमेश को देकर ही रहेगी। उसने वही किया। रमेश ने बहू की बात को मानने से इनकार कर दिया। शिवराम को पता चला कि बहू ने इसकी शिकायत रमेश से की है तो एक दिन उसके बालों को पकड़कर आंखें तरेरी। 2 कौड़ी की रंडी की औलाद, बहू बनाकर तुझे मान दिया, अब कभी जबान खोली तो काट कर गाड़ दूंगा। किसी को रंडी कहता है, बहू बिफरी। तेरी माँ को। तुझे तो पता है ना कि तू मेरी बेटी नहीं है। हाँ, मगर तुम इतनी नीचता पर उतर आओगे, मैं सोच भी नहीं सकती। तभी खेत से रमेश लौटा। उसके कानों में बहू के शब्द पड़े। उल्टे वह उसी को मारने दौड़ा। ऐसा देख वह रोने लगी। अगले दिन शिवराम ने बहू को मैके भिजवा दिया। गांव में खबर फैला दी कि बहू बच्चा पैदा करने लायक नहीं थी, इसीलिए हमेशा के लिए मैके भिजवा दिया। सुंदरी ने सुना तो आग बबूला हो गई। आने दो शिवराम को, मैं छोड़ूंगी नहीं। शिवराम पूरे 1 महीने बाद आया।
तूने मेरी बेटी के साथ कुकर्म किया? सुंदरी बिफरते हुए बोली। हाँ किया, क्योंकि वह मेरी बेटी नहीं है। तूने उसे बाहों में खिलाया है, सुंदरी ने गुस्से में कहा। शिवराम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आइंदा इधर मत आना। उस रोज के बाद शिवराम ने सुंदरी के पास जाना छोड़ दिया। आएगा भी क्यों? उसने दो दो जिंदगियां बर्बाद की हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि दोनों को इस रिश्ते को छुपाने की क्या जरूरत थी। शिवराम विदुर था, वहीं सुंदरी कुंवारी। शादी कर ही ली तो गांव समाज के बीच आते। ऐसे तो सुंदरी की स्थिति एक रखेल से ज्यादा कुछ नहीं थी। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे कुछ तो वजह होगी। हो सकता है शिवराम ही नहीं चाहता होगा कि किसी को यह पता चले कि उसने शहर में शादी कर ली है, वरना गांव वाले थूकेंगे। शालिनी भाभी बोली, या सुंदरी ही गांव जाना नहीं चाहती हो। मैंने कहा। फिर मैंने अनुमान लगाया कि सुंदरी को सिर्फ अपने अवैध रिश्ते को वैध करना था, तो शिवराम को फंसाया। मगर जिस तरीके से अपनी बेटी का रिश्ता शिवराम के बेटे से किया, वह उसके साथ अन्याय था। मन की सोच की दिशा बदली। एक तरह से सुंदरी की बेटी अवैध रिश्ते की उपज थी। वह रिश्ता लेकर जाती भी तो कहाँ जाती? छोटी सी दुनिया में कुछ भी छुपाना आसान नहीं था। अगर झूठ बोलकर किसी से रिश्ता करती तो उसके बुरे नतीजे भी भुगतने पड़ते। यही सब सोचकर उसे शिवराम का बेटा ठीक लगा होगा। अब बता भी दीजिए भाभी कि सुंदरी की बेटी कौन थी? मुझसे रहा न गया। कुछ देर सोचने के बाद वे बोली, तुम्हारे सामने बैठी है। एक पल के लिए मेरी नजरें उन पर ठिठक गईं। सहसा विश्वास नहीं हुआ। इतना दुख सहा शालिनी भाभी ने। एक बेकसूर स्त्री को इतना दंड देता है पुरुष समाज। स्त्री सिर्फ भोगने के लिए होती है। इतनी कामुकता भरी थी शिवराम चाचा में, तो क्यों विदुर बनने का नाटक किया? मैं आवेशित थी। सुंदरी के पापों की सजा शालिनी भाभी को मिली। दुख मुझे इसी बात का हो रहा था, गिरी हुई स्त्री को गिरे हुए लोगों का ही सहारा मिलता है। यह मैं माँ से जान चुकी थी। छदम शराफत का आवरण ओढ़े पुरुष समाज शायद ही माँ के पेट में पल रही अवैध संतान को स्वीकारेंगे तो शिवराम जैसे लोग ही। शालिनी भाभी ने उस सांस ली। आपको पुनः विवाह का ख्याल नहीं आया? माँ को मेरे विवाह की चिंता थी। मुझे भी लगा कि अकेली जिंदगी आसान नहीं है। माँ कब तक जिंदा रहेंगी? उन्हें गले का कैंसर हो गया। मैं और भी घबरा गई। तब माँ नौकरी से रिटायर हो चुकी थी। मैं 35 की लपेट में थी। माँ कहने लगी, बिना वजह मेरे पापों की सजा तू भुगत रही है। उनकी आंखें नम थी। तुम फिक्र मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तेरा है ही कौन? सभी ने हमारा तिरस्कार किया। माँ का स्वर बिंद गया। अस्पताल में आते जाते मैंने महसूस किया कि एक वार्ड बॉय को मुझसे सहानुभूति थी। वह मेरी माँ का बेहद ख्याल रखता। अचानक एक रोज माँ जब चल बसी तो मैं अपने आप को बेहद अकेला महसूस करने लगी। अकेलेपन के साथ एक भय का माहौल मेरे आसपास बन गया। इस भय के बीच वह वार्ड बॉय मेरी जिंदगी में सहारा बनकर आया और मैंने उससे शादी कर ली। शुरू शुरू में सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि वह दवा का व्यापार करना चाहता है, मगर इस शहर में नहीं। मेरे क्यों के जवाब में उसने कहा कि यहाँ उसका व्यापार का ज़्यादा स्कोप नहीं है। तब कहाँ चलना होगा? मैंने पूछा। बनारस। वहीं कोई फ्लैट लेकर अपना काम करूँगा। इस नौकरी में कुछ नहीं रखा है। मुझे भी लगा कि यह ठीक होगा। इसी बहाने अभिशापित शहर से मुक्ति मिलेगी। नया शहर, नए लोग, नई स्फूर्ति के साथ जिंदगी जिएंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। उसकी बात मानकर माँ के खरीदे मकान को बेचकर बनारस आ गए। अपने पति को सारा रुपए देकर मैं निश्चिंत हो गई। 2 साल फ्लैट में रही। खूब ठाठ थे। इन्होंने दवा की सप्लाई का काम शुरू किया। इस सिलसिले में वे दिन भर बाहर रहते। कभी कभी शहर के बाहर भी जाना पड़ता। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं थी। वे हमेशा मुझे खुश रखते। इस बीच में माँ बनी, मगर दुर्भाग्य से बच्चा टिका नहीं। उम्र ज़्यादा होने के कारण यह समस्या आई। उस समय मुझे बहुत पीड़ा हुई। इन्होंने मुझे संभाला। ये कहने लगे, बच्चा गोद ले लेंगे। मुझे बच्चे से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र है। सुनकर मुझे तसल्ली हुई। समय सरकता रहा। एक दिन वे बोले, वे दिल्ली दवा के काम से जा रहे हैं,
4 दिन बाद लौटेंगे, कहकर एकाएक शालिनी भाभी की आवाज भर्रा गई। आंखों से पानी टपकने लगा। उन्हें देखकर मैं भी भावुक हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना गला साफ करते हुए कहा, वह दिन आज तक नहीं आया। क्या कह रही हैं भाभी? यह सुनकर तो मुझे अचरज हुआ। एक दिन एक आदमी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। पूछने पर पता चला कि वह मेरे मकान का किराया लेने आया है। यह जानकर मैं सख्ते में आ गई और बोली, किस बात का किराया? यह मकान तो हमारा है। मैडम, आप भ्रम में हैं। यह मकान आपके पति ने किराए पर लिया था। उसने किराएदारी के कागजात दिखाए। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। इस घटना ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। विश्वास करूं तो किस पर? मेरी माँ की नादानी का बुरा नतीजा मुझे भुगतना पड़ रहा था। ना मैं अवैध पैदा होती, ना इस तरह से अभिशापित जिंदगी गुजारनी पड़ती। जिस सामाजिक प्रताड़ना से बचने के लिए मेरी माँ ने शिवराम का दामन थामा, वह भी छिपकर। क्या मिला उनको और मुझको? जो किया उसे खुलकर स्वीकार करती तो कम से कम सिर उठाकर जीती तो मैं। मेरी शादी क्या जरूरी थी? समाज के लोग ना स्वीकारते मुझे, ना सही, पर मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी जिंदगी अकेले काट लेती। आखिर वहीं पर आ गए ना। उनकी आंखें भर आईं। जब सामान्य हुई तो कहना जारी रखा। अपना सारा सामान बेचकर मैं एक बाबा की शरण में आ गई। अब मुझ में जीने की इच्छा नहीं बची थी। मेरा काम था आश्रम की देखभाल करना। वहाँ बहुत सी महिलाएं और पुरुष थे। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ का वातावरण मुझे अच्छा लगने लगा। एक रात मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी। तभी एक नाबालिग लड़की भागते हुए मेरे पास आई। आप मुझे बचा लीजिए। वह मेरे शरीर से लिपट गई। मैंने देखा कि उसके बदन के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। अभी माजरा समझती तभी दो ताकतवर युवा मेरे पास आए। वे गुस्से में थे। वे लोग लड़की को मुझसे छीनकर ले जाने की कोशिश करने लगे। इसे ऐसे क्यों ले जा रहे हो? तुम जानकर क्या करोगी? तुम लोगों को बताना पड़ेगा। मैं इसे ऐसे नहीं ले जाने दूंगी। बाबा से शिकायत करूंगी। सुनकर दोनों हंसने लगे। बाबा के पास ही ले जा रहे हैं? क्यों? इसके पहले वह कुछ कहें, लड़की रोते हुए बोली। बाबा कहने लगे, अपने कपड़े उतार दो। जब मैंने इनकार किया तो मेरे कपड़े खुद ही जबरदस्ती उतारने लगे। इसी छीना झपटी में मेरे कपड़े फट गए। कमरे का दरवाजा खुला था, सो भागकर आपके पास आ गई। चुप हरामखोर, दोबारा जबान खोली तो जान से मार देंगे। दोनों उस लड़की को डपटे। मैं हतप्रभ। 10 साल मैंने इस आश्रम में गुजारे, मगर ऐसा वाकया पहली बार देखने को मिला। हो सकता हो पहले से ही यह सब होता रहा हो और मुझे पता न हो। वैसे भी रसोई के प्रबंधन का काम संभालती थी, जो बाबा के मुख्य शयन कक्ष से दूर था। आज पहली बार इधर आना हुआ। सारा माजरा समझ में आने के बाद मैं शेरनी की तरह गुर्राई। नहीं ले जाने दूंगी इस लड़की को। तो ठीक है, तो तुम दोनों ही बाबा के पास चलो। मैं पूरी हिम्मत के साथ बाबा के शयन कक्ष में आई। बाबा का असली रूप देख मैं चकित रह गई। वह बेहतरीन बेड पर लेटा हुआ था। उसके बगल में शराब की बोतल के साथ एक भरा हुआ ग्लास भी था, जिसे वह खाली करने के लिए उठाया। 2 पैग लेने के बाद मेरे करीब आया। इसके पहले उसने कमरे को अंदर से बंद कर दिया। मैं कुछ देर तक तो भय से सिहर गई। इसके बावजूद अपनी हिम्मत को बनाए रखा, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसे आदमी अंदर से कमजोर होते हैं। जरा सी ताकत दिखाई जाए तो बालू के ढेर के मानिंद ढहने में इन्हें देर नहीं लगती। जैसे ही उसने मेरा आंचल खींचा, मैं झटके के साथ उसके हाथ से आंचल को खींचकर पीछे हट गई। वह नशे में था। पहले तुम्हें बेआबरू करूंगा, फिर इस लड़की को। देखता हूं कि तुम्हें कौन बचाता है। उसने दोबारा प्रयास करने की कोशिश की तो तेजी के साथ चलकर मेज पर सेब के साथ रखे चाकू को मैंने उठा लिया। उसकी तरफ लहराया। वह फिर भी मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी इस हरकत ने मेरे मन में उसके प्रति और भी नफरत भर दी। वैसे भी पुरुषों ने मुझे काफी दुख दिया था। आज फिर एक पुरुष मेरे सामने मेरी आबरू लूटने के लिए खड़ा था। पुरुषों के प्रति प्रतिशोध की भावना को बल मिला और मैंने ताबड़तोड़ उसके पेट में चाकू भोंक दिया। पास में खड़ी वह लड़की घबरा गई। 70 साल से कम नहीं होगी उस बाबा की उम्र। जो दिन के उजाले में लोगों को रास्ता दिखाता है, वही रात के अंधेरे में
काम वासना के लिए भटका हुआ मिला। आश्रम में शोर मच गया, सारे लोग जमा हो गए। लोग मेरी बात बिना सुने मुझे मारने की कोशिश करने लगे। उनकी मार ने मुझे अधमरा कर दिया। बाबा को अस्पताल में भर्ती किया गया, मेरा भी इलाज किया। संयोग से मैं बच गई, मगर बाबा 2-4 घंटे भी जिंदा नहीं रहा। ये जानकर मुझे तसल्ली हुई। उसे मारकर मेरी जान चली भी जाती तो मुझे संतोष ही होता। वैसे भी मेरी जान की कोई कीमत नहीं थी। मरना तो सभी को है, मगर मैंने एक लड़की की इज्जत बचाई, उस पाखंडी की असलियत लोगों के बीच लाई। मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। मुकदमा चला, मुझे बरी कर दिया गया। मुझे उसको मारने का कोई इरादा नहीं था। अपनी अस्मत की रक्षा के लिए मुझे चाकू उठाना पड़ा। इसी आधार पर उस जज ने मुझे बेकसूर माना। इस बीच 5 साल से ज्यादा जेल में रही। जब छूटी तो मेरी दुनिया बदल चुकी थी। तब काफी सोच विचार कर काशी चली आई। मैंने आत्मचिंतन किया तो पाया कि शालिनी भाभी का क्या कसूर था जो इतने दुर्भाग्य के साथ जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुई। मैं उसकी माँ को भी कसूरवार नहीं मानती। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह स्त्री थी। क्या एक स्त्री के लिए प्रेम करना गुनाह है? अगर है तो उस पुरुष को क्यों दंड नहीं मिला जिसने सुंदरी का शारीरिक शोषण कर उसे अभिशापित जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। सोचकर मेरा मन भर आया। शालिनी भाभी की भी मनोदशा लगभग ऐसी ही थी। वे अपने आंचल से आंसुओं को पोंछने लगी। इसी बीच मैंने एक निर्णय लिया। शालिनी भाभी, आपने बहुत दुख झेले हैं, अब आप भीख नहीं मांगेंगी, आप मेरे साथ रहेंगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगी इस रिश्ते की लाज रखूंगी। आज भले ही नए जमाने के युवाओं को बुजुर्गों की अहमियत मालूम नहीं है, मगर मुझे आपके मार्गदर्शन की हमेशा दरकार रहेगी। आपकी अनुभवी छत्र छाया में रहूंगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा। सुनकर उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।